So till the previous class we have completed the plant morphology. You study a lot of topics under that plant morphology. आपने इसमें मूल मतलब रूट पढ़ा, स्टेम पढ़ा, लीफ पढ़ा, फ्लावर पढ़ा, फ्रूट पढ़ा और सीड पढ़ा। साथ एक एक जगह पुष्पक्रम भी पढ़ा। आज अपन एक और यूनिट पढ़ेंगे फैमिलीज की। ये यूनिट पूरी तरह से प्लांट मॉर्फोलॉजी के साथ फ्री है। इसमें हमको केवल और केवल एक पर्टिकुलर टर्म्स को यूज करना है। वैसे देखा जाए तो ये यूनिट आपको फ्री फ्री यूनिट है। आपको एग्जाम्पल भी याद करवा देगी। जैसे कि आप कई लोगों को एक डाउट होता है कि सर हम लोग मॉर्फोलॉजी में पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन हमको डाउट याद मतलब एग्जाम्पल याद नहीं होते, भूल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो फैमिलीज क्या करेगी, एक फैमिली के अंदर अनगिनत पौधे होते हैं। फैमिली कोई एक अगर आप थोड़ा बहुत डाइवर्सिटी के बारे में जानते हैं तो एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है और एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी में कई सारे प्लांट्स हो सकते हैं। एक फैमिली पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें हजारों पौधे होते हैं और जब मैं फैमिली के लक्षण बताऊंगा तो वो लक्षण उन हजारों पौधों पर लागू हो गए। यानी अगर आपको फैमिली के 10-20 प्लांट करेक्टर याद है, 10-20 प्लांट याद है, तो आप वो एग्जाम्पल कई जगह लगा सकते हैं। एग्जाम्पल को याद करने का सीधा तरीका क्या है, फैमिलीज है। खैर, अब हम फैमिली पढ़ेंगे कैसे? हम किसी भी फैमिली में एक पर्टिकुलर प्लांट का डिस्क्रिप्शन देंगे। जनरल प्लांट, जनरल लीडर प्लांट होगा, वो लीड उस फैमिली का वो प्लांट, ऐसा प्लांट चुनेंगे जिसके लक्षण बाकी अन्य पौधों से मिलते जुलते हैं। कहने का मतलब है कि एक फैमिलीज में हजारों पौधे होते हैं तो आप एक साथ हजार पौधे तो नहीं पढ़ सकते ना, तो हम क्या करेंगे, एक लीडर प्लांट चुनेंगे और वो जो लीडर प्लांट होगा उसमें उस फैमिलीज के अन्य सारे पादपों के गुण होंगे। तो लीडर प्लांट का वर्णन करना आपको। अब प्लांट का वर्णन कैसे करेंगे? तो प्लांट का वर्णन करने के लिए मैं आपको आज पहले इसका बेसिक पढ़ाता हूं और उसके बाद अपन फैमिलीज को स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट का वर्णन हम कैसे करेंगे? प्लांट का वर्णन करने के लिए सबसे पहले अपन उसके जाएंगे वितरण पर। एक कुछ टर्म्स में लिख रहा हूं। वितरण का मतलब होता है कि वो पौधा कहां पाया जाता है और कहां नहीं पाया जाता, उस फैमिली का वितरण क्या है। तो ये फ्री है। पूरे एंजियोस्पर्मी पादपों का वितरण विश्वव्यापी होता है। पूरे एंजियोस्पर्मी, ये फैमिलीज आप एंजियोस्पर्मी पादपों की पढ़ रहे हो। आपके कोर्स में 3 फैमिलीज हैं, जैसे कि फाबेसी, सोलेनेसी और लीलियसी। तो अगर आपसे पूछे कि इनका वितरण क्या है, तो आप फाबेसी का वितरण भी विश्वव्यापी, सोलेनेसी का वितरण भी विश्वव्यापी, लीलियसी का वितरण भी विश्वव्यापी। तो वितरण तो आपने एक तरह से फ्री कर लिया, सबके साथ विश्वव्यापी वितरण बताओगे। वितरण के बाद आप इसमें पढ़ोगे इसके कायिक अभिलक्षण। यूं मान लीजिए कायिक अभिलक्षण मतलब पौधे के कायिक भाग कैसे हैं। इसमें मैं 4 टर्म पढ़ाऊंगा आपको। जैसे इसमें पहला पढ़ेंगे अपन स्वभाव, हैबिट। स्वभाव में ये देखनी है कि पौधा जो है, स्कूल के अधिकांश पौधे कैसे होते हैं, शाक होते हैं, छूप होते हैं या वृक्ष होते हैं। शाक का मतलब होता है कोमल पौधे जिनमें लकड़ी नहीं होती। छूप और वृक्ष का मतलब होता है जिनमें लकड़ी होती है, काष्ठीय पौधे होते हैं। छूप छोटे होते हैं, वृक्ष उनकी तुलना में थोड़े से लंबे होते हैं। और भी डिफरेंस है पर आपको ये नहीं पढ़ना है। अब आपको पता कैसे लगेगा कि किस फैमिली में कैसे प्लांट है? तो जो लीडर लीडर प्लांट चुनोगे आप किसी भी फैमिली का, जैसे फाबेसी का मटर चुनोगे तो आप मटर को देख लीजिए। तो मटर को देखा तो आपको पता लगेगा उसमें लकड़ी नहीं है। इसका मतलब स्कूल के पौधे ज्यादातर शाक होते हैं, अधिकांश पौधे शाक होते हैं। अधिकांश शब्द उसके लिए यूज करना जो लीडर प्लांट पर लागू होता है। और बाकी प्लांट्स के लिए बचे हुई चीज, जैसे अधिकांश शाक हो गए फाबेसी में, क्योंकि मटर इसका लीडर प्लांट है। तो कुछ छूप हो गए, कुछ झाड़ी, कुछ वृक्ष हो गए। कहने का मतलब है कि तीनों तरह की टर्म यूज करेंगे। शाक भी होते हैं हर फैमिली में, छूप भी होते हैं हर फैमिली में और वृक्ष भी होते हैं हर फैमिली में। पर इनमें से अधिकांश वर्ड उसके लिए यूज करेंगे जो उसके लीडर प्लांट पर लागू हो जाता है। अगर इसके बाद कुछ और बच गया उसका, तो वो विशेष बिंदु होगा जो आपको याद करना पड़ेगा। विशेष जब पढ़ेंगे तब आप देख लेंगे। स्वभाव के बाद आप उसकी उसमें जड़ पढ़ोगे, रूट। रूट आपको पढ़ना ही नहीं है, फ्री हो चुका है पहले ही आपके। रूट में आपको इसका प्रकार बोलना है। प्रकार का मतलब किस तरह की है, मूसला मूल तंत्र है कि अपस्थानिक मूल तंत्र है, और ये आपको पढ़ना नहीं है, ये आप पहले पढ़ के आए हो। आप जानते हो कि अगर द्विबीजपत्री पादपों का कुल है तो वहां पर मूसला मूल तंत्र होगा, और अगर एक बीजपत्री पादपों का कुल है तो वहां पर अपस्थानिक मूल तंत्र होगा। आपके सिलेबस में 3 फैमिलीज हैं।
तीन में से फाबेसी और सोलेनेसी ये द्विबीजीय पादपों का कुल है, और यहाँ पर मूसला मूल तंत्र होता है। और जो ग्रेमेनी आपके सिलेबस में लीलियसी और है, सॉरी ग्रेमेनी नहीं है, लीलियसी है, तो लीलियसी में अपस्थानिक मूल तंत्र हो जाएगा। तो प्रकार तो आपको यही देखना है कि फैमिली द्विबीजीय है कि एक बीजीय है, और फिर अगर कहीं कुछ और बोलना है तो वो विशेष के साथ बोल देंगे। फिर आपको पढ़ना है तना। तने में आपको यह बताना है कि तना ऊर्ध्व है या दुर्बल है। ऊर्ध्व का मतलब सीधा खड़ा, और दुर्बल का मतलब है जमीन पर पड़ा। मोटा मोटा बताऊं, तना साकीय है या काष्ठीय है, ये याद नहीं करना है, ये स्वभाव से पता लग जाएगा। अगर अधिकांश पौधे साकीय है, शाक है, तो साकीय हो जाएगा, और अधिकांश पौधे छूप या वृक्ष है तो काष्ठीय हो जाएगा। तना शाखित है या अशाखित है, ये भी आप दोनों टर्म यूज कर लोगे। ज्यादातर शाखित होते हैं, कभी कभी अशाखित होते हैं। और फिर अगर कहीं कुछ बच गया तो विशेष में आ जाएगा। तने का कोई भी लक्षण इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है इसमें पत्ती, काई का भी लक्षण में। ये देखिए, अब इस पत्ती में आपको कई सारी जानकारी देनी है। अब पत्ती में जो जानकारी देनी है उनका ऑर्डर में फिक्स कर देता हूं आपको कि अपने को किस ऑर्डर में देनी है। जैसे पहले बात करेंगे अनुपर्ण की। अगर पत्ती में अनुपर्ण है तो पत्ती अनुपर्णी है, स्टुपुलेट आपने पढ़ी थी। और अगर अनुपर्ण नहीं है तो पत्ती अनानुपर्णी है, एक्स स्टुपुलेट। दोनों में से कोई एक प्रकार की पत्ती होगी। पत्ती में अगर वरंत है तो पत्ती सवरंती होगी, और अगर वरंत नहीं है तो पत्ती अवरंती होगी। ये देख लेंगे। फिर अगर अपन पर्ण फलक की बात करें तो उसका एक करेक्टर शिरा विन्यास का होगा। शिरा विन्यास आपको याद नहीं करना है। अगर द्विबीजीय पादपों का कुल है तो जालिकावत शिरा विन्यास हो जाएगा, और अगर एक बीजीय पादपों का कुल है तो समांतर शिरा विन्यास हो जाएगा। आप जानते हो फाबेसी और सोलेनेसी द्विबीजीय पादपों का कुल है, तो उनकी पत्तियों में जालिकावत शिरा विन्यास, और लीलियसी आप पढ़ोगे तो वहां समांतर शिरा विन्यास आ जाएगा। इसके बाद में पर्ण विन्यास, ये आपने पढ़ा था, याद रखें। पर्ण विन्यास आपके कोर्स में जितनी भी फैमिली है उन सब में एकांतर है। मतलब आप फाबेसी में भी एकांतर पढ़ेंगे, सोलेनेसी में भी एकांतर पढ़ेंगे, लीलियसी में भी एकांतर पढ़ेंगे। इसके बाद पत्ती का प्रकार, कि पत्ती सरल है या संयुक्त है, ये। और लास्ट में कहीं कुछ बच गया तो वो विशेष में आ जाएगा। ये इसी ऑर्डर में पढ़ाऊंगा मैं सभी फैमिलीज को। आपके एनसीईआरटी में लिखा तो सारा वर्णन यूं ही है, पर वो ऑर्डर में नहीं है। कभी पहले वो वृंत की बात कर लेता है, कभी शिरा विन्यास की बात कर लेता है। हम इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे। पत्ती के बाद आप इसमें चालू करोगे पुष्पीय अभिलक्षण। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। पुष्पीय अभिलक्षण, इसमें सबसे पहले आप पुष्पक्रम पढ़ोगे, और पुष्पक्रम में इन्फ्लोरेसेंस में आपको केवल उसका प्रकार बोलना है, और ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद आप पुष्प का वर्णन करोगे, फ्लावर का, और फ्लावर का वर्णन पुष्प सूत्र से हो जाएगा। सूत्र आपको पढ़ना आता है तो पुष्प सूत्र से अपन इसका वर्णन करेंगे कि पुष्प कैसा है, कि पुष्प सहपत्री है या असहपत्री है, त्रिज्या सम्मित है या एक व्यास सम्मित है, उभयलिंगी है या एक लिंगी है, पुष्प पूर्ण है या अपूर्ण है, पुष्प त्रितयी चतुर्थयी या पंचतयी कैसा है, हाइपोगाइनस है कि और कोई प्रकार है, सवरंती है या अवरंती है। इतने सारे लक्षण आप पुष्प के बताओगे, और ये सारे लक्षण आपको पुष्प सूत्र से पता लग जाएंगे। जिसको पुष्प सूत्र याद है वो पुष्प का वर्णन आराम से कर देगा। अब पुष्प के बाद इसके एक एक भाग का वर्णन करोगे, जैसे बाह्य दलपुंज, कैलिक्स, इसका कुछ वर्णन पुष्प सूत्र से, जैसे इसकी संख्या और ससंजन, मतलब ये कितने हैं, जुड़े हुए हैं या अलग अलग है, ये सूत्र से पता लग जाएगा। इसमें दल विन्यास के प्रकार का बताओगे, इसमें कोर स्पर्शी है या कोर छादी है, ये चित्र से पता लग जाएगा। तो जिसको सूत्र और चित्र याद है, ये सूत्र से पता लग जाएगा, सूत्र से, और ये चित्र से पता लग जाएगा, पुष्प चित्र से। और इसके बाद में अगर कहीं कुछ बच गया तो वो किस पर जाएगा, विशेष। तो आप देख रहे हैं कि जिसको सूत्र और चित्र याद है उसको पुष्प के लक्षण का वर्णन करने में जोड़ नहीं आएगा। इसके बाद में दलपुंज, दलपुंज में आप क्या क्या पढ़ोगे, वही सबसे पहले संख्या और बाद में ससंजन, ये सूत्र और चित्र से पता लग जाएगा। इसके बाद में वही दल विन्यास का प्रकार, ये चित्र से पता लग जाएगा।
दल विन्यास का प्रकार। तो सूत्र, चित्र और अगर कुछ और है तो वो विशेष। इस सूत्र और चित्र आपको सब कुछ याद करवा देंगे। इसे ही पुमंग का वर्णन कितने हैं, ससंजन है कि नहीं है तो किस प्रकार का है, और कोई विशेष बात, ये भी सूत्र और चित्र से। इसके बाद जायांग। जायांग में जायांग में कितने अंडप है, अंडपों की संख्या, ससंजन मतलब जुड़े हुए हैं कि अलग अलग है, इस सूत्र से पता लग जाएगा। उसका वर्तिका, वर्तिकाग्र और उसका अंडाशय। ज्यादा वर्णन अंडाशय का करेंगे। अंडाशय में कितने कोष्टक है, चित्र से पता लगेगा। अंडाशय में प्रत्येक कोष्टक में कितने बीजांड है, चित्र से पता लगेगा। बीजांडान्यास का प्रकार क्या है, चित्र से पता लगेगा। यानी पुमंग का वर्णन भी सूत्र से और चित्र से हो जाएगा, सूत्र व चित्र से। और जायांग का वर्णन भी सूत्र और चित्र से हो जाएगा। इसमें जायांग में वही अंडपों की संख्या के बारे में बताओगे, अंडपों की संख्या और ससंजन के बारे में बता दोगे। फिर कोष्टकों की संख्या अंडाशय में, अंडाशय का वर्णन चालू, तो अंडाशय में कोष्टकों की संख्या की जानकारी दोगे। बीजांडान्यास का प्रकार बताओगे, बीजांडान्यास का प्रकार। फिर कहीं कुछ बच गया तो विशेष में आ जाएगा। ये आपका पुष्प का वर्णन हो गया। पुष्प के बाद में फल, इसका प्रकार याद करना पड़ेगा आपको, ये याद ही कर लेना। फिर लास्ट में सूत्र और चित्र, ये दो इसके महत्वपूर्ण की है। पुष्प सूत्र ये याद करना पड़ेगा, और पुष्प चित्र ये भी याद ही करना पड़ेगा। ये पुष्प चित्र अपन एक पादप का बनाएंगे जिसका वर्णन करेंगे। ये वो पौधा होगा जो जनरल होगा, मतलब जिस पर इस कुल के सारे या अधिकांश लक्षण लागू होते हैं। तो ये आपको देखना है। चित्र आप पढ़ चुके हो, सूत्र आप पढ़ चुके हो। इसके बाद में आर्थिक महत्व पढ़ेंगे। आर्थिक महत्व का मतलब इस कुल के पौधों का क्या उपयोग है, और वहां से आपको इसके उदाहरण पता लगेंगे। मैं आर्थिक महत्व में बहुत सारे पौधों का नाम लूंगा, ध्यान देना। आर्थिक महत्व है, और ये वो पौधे होंगे जो इस कुल के सदस्य होंगे, और इन समस्त सदस्यों पर ये सारे लक्षण लागू होंगे जो मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो एक तरह से आर्थिक महत्व तो आपको पूरे के पूरी चीजों को याद करवा देगा, एग्जाम्पल्स फ्री कर देगा। जैसे मैंने एक जगह बोल दिया अनुपर्णी पत्ती मान लीजिए, तो वो उस कुल के जितने भी एग्जाम्पल बोलूंगा सब पर लागू हो जाएगा। तो एक लक्षण एक पढ़ा, कुल के एग्जाम्पल आपने 10 पढ़े, तो 10 लक्षण, 10 के 10 पौधों पर वो लक्षण लागू हो जाएगा। दूसरा इस कुल का लक्षण भी उन 10 पौधों पर लागू होगा, तो वो अपन आर्थिक महत्व में पढ़ेंगे। सारी चीजें और अच्छी समझ में आ जाएगी जब मैं आपको एक फैमिली पढ़ाऊंगा। तो अब मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पर पहली फैमिली पढ़ाना। आपके सिलेबस में 3 फैमिली है, आपके नोट्स में मैंने 4 लिख के दिया, आपको 3 तो जरूर पढ़नी है। इसमें मैं पहली फैमिली आपके सामने लेके आ रहा हूं, और वो है फाबेसी। तो स्टार्ट कर लेते हैं, कौन सी वाली, फाबेसी वाली फैमिली को। यहां से ये लीजिए, छोटी सी फैमिली है फाबेसी। फाबेसी स्पेलिंग ये है पी फाबेसी। देखो ये टैक्सोनॉमी में पढ़ोगे आप कि किसी भी कुल का अनुलग्न एसी होता है। फाबेसी में अगर आप अनुलग्न, वे सब अक्सर जो लास्ट में आते हैं, वे सब जो लास्ट में आते हैं, तो फाबेसी के लास्ट में क्या आ रहा है, ए सी ई ए ई आ रहा है। इसलिए इसको नया नाम देने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसका पुराना नाम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका पुराना नाम था पेपिलियो नोएडी। ये एनसीईआरटी बोल रही है, इसलिए मानना पड़ेगा पेपिलियो नोएडी, ये इसका पुराना नाम था। याद करने की बात है ये। हालांकि इसका पुराना नाम हकीकत में मैं कहता हूं लेग्यूमिनोसी था, लेकिन एनसीईआरटी पेपिलियो नोएडी बोल रही है, तो आप ये भी मानोगे और लेग्यूमिनोसी भी मानोगे। लेग्यूमिनेसी की अगर आप स्पेलिंग चेक करोगे तो आप देखोगे कि उसके लास्ट में एसी नहीं आता है, इसलिए उसको नया नाम देना पड़ा फाबेसी। तो एक क्वेश्चन बन गया, पेपिलियो नोएडी का नया नाम बताओ, फाबेसी। लेग्यूमिनेसी का नया नाम बताओ, फाबेसी। इसके अन्य नाम भी है फाबेसी में। इसमें सारी दाल आती है, दाल जितने भी आप जानते हो, जैसे कि दाल में आप बोलते हो मूंग, चना, सेम, अरहर, सोयाबीन, तो सब इसी में आते हैं। तो इसका अन्य नाम है दालों वाला कुल, पल्सेज फैमिली, दालों वाला कुल।
या अपन इसको एक और नाम से जानते हैं, दाल में प्रोटीन ज्यादा होती है इसलिए इसको प्रोटीन आधिक्य वाला कुल भी बोल देते हैं, प्रोटीन आधिक्य वाला कुल। और इस कुल में एक पौधा आता है मटर, जो इसका प्रतिनिधि पौधा है, इसलिए अपन इसको मटर कुल के नाम से भी जानते हैं, पी फैमिली के नाम से भी जानते हैं। ये चाहे मटर कुल के नाम से क्वेश्चन आ जाए, चाहे दालों वाले कुल के नाम से क्वेश्चन आ जाए, चाहे प्रोटीन आधिक्य वाले कुल के नाम से क्वेश्चन आ जाए, सबका आंसर एक ही कुल है और वो क्या है, फाबेसी। नाम का चक्कर खत्म हो गया। वैसे लेग्यूमिनेसी ये आवृत बीजी पादपों की तीसरी सबसे बड़ी फैमिली है, याद रखना, बहुत बड़ा कुल है ये लेग्यूमिनेसी, तीसरा सबसे बड़ा कुल, ध्यान देना। और लेग्यूमिनेसी नाम कैसे पड़ा, कोई अगर पूछे तो, ये लेग्यूमिनेसी नाम पड़ा है लेग्यूम फल के आधार पर। ये अब ये लेग्यूम फल क्या होता है ये आप याद करोगे, इस कुल के पादपों में कौन सा फल होता है, लेग्यूम फल, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है लेग्यूमिनोसी। ऐसे फाबेसी नाम क्यों पड़ा, फाबा वंश पर पड़ा। इस कुल के अधिकांश पौधों का जीनस फाबा होता है, वंश, इसलिए फाबा वंश के आधार पर फाबेसी नाम पड़ा हुआ है। खैर, अब मैं इस कुल को पढ़ाऊंगा, फाबेसी को, ध्यान से। वैसे मैं फाबेसी को पढ़ाने से पहले बताऊं, लेग्यूमिनेसी इसको 3 उपकुलों में बांटा गया है, ये पुराना वर्गीकरण है। 3 उपकुलों में, एक का नाम है पेपिलियोनेटी, जो आप यहां पढ़ रहे हो, एक का नाम है सेजल पिनोइडी, बस सुन लिया और भूल गए, और एक का नाम है माइमोसिएडी, सुन लिया और भूल गए। अपन देखें तो ये कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार उपकुल है पेपिलियोनेटी, और आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है कि पेपिलियोनोइडी का नया नाम क्या है, फाबेसी, इसलिए हम फाबेसी पढ़ लेते हैं या पेपिलियोनोइडी पढ़ लेते हैं, बात एक ही है। अब पढ़ेंगे कैसे, पढ़ने का वही क्रम जो आज तक पढ़ते आए हो। अभी अपने थोड़ी देर पहले भी आपने देखा था कि अपने को कैसे पढ़ना है। सबसे पहले वितरण, चित्र बहुत सारे बने हुए एनसीईआरटी में, पैकेज में, एनसीईआरटी में स्पेशली ए से लेकर एच तक चित्र है, आपको सब देखने हैं। पहले वितरण, वितरण पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो एंजियोस्पर्मी पादपों का वितरण विश्वव्यापी होता है, तो इस कुल के भी पौधे वितरण में विश्वव्यापी होते हैं, मतलब पूरे विश्व में पाए जाते हैं, कोई चीज आनी नहीं है याद, विश्वव्यापी वितरण। अब इसके कायिक अभिलक्षण की बात कर लेते हैं। कायिक अभिलक्षण में सबसे पहले अपन स्वभाव की बात करेंगे। अब मैंने कहा था कि स्वभाव आप किसके आधार पर देखोगे, स्वभाव अपन प्रतिनिधि पौधे के आधार पर देखेंगे। इसका प्रतिनिधि पौधा मटर है, ये लिखा हुआ, और मटर का पौधा आप सबने देखा है कि मटर के पौधे में लकड़ी नहीं होती है, और जिन पौधे में लकड़ी नहीं होती वो शाक होते हैं, यानी स्कूल के अधिकांश पौधे कैसे होते हैं, शाक, अधिकांशतया शाक, अधिकांशतया शाक होते हैं। हाँ, अब कुल बहुत लंबा होता है, एक में हजारों पौधे होते हैं, तो कुछ छूप हो सकते हैं, कुछ वृक्ष भी हो सकते हैं, कुछ छूप, झाड़ी जिसे बोल देते हो, और वृक्ष भी होते हैं कुछ। आरोही पौधे भी पाए जाते हैं, आरोही पौधे जो सहारे से ऊपर चढ़ते हैं, ये इसका स्वभाव। अब स्वभाव में कोई विशेष यहां है नहीं। स्वभाव के बाद आप बात करोगे इसके जड़ की, रूट। यह एक द्विबीजी पौधों का कुल है, मटर कुल द्विबीजी पौधों का कुल है, तो जड़ में आपको इसका प्रकार का बात करनी थी। और द्विबीजी पादपों में मूसला मूल तंत्र पाया जाता है, यानी जड़ कौन सी हो गई यहां पर, टैपरूट सिस्टम, मूसला मूल तंत्र, ये लीजिए। अब जड़ में एक विशेष है, वैसे आप जानते हो, फिर भी सुन लीजिए, इंपोर्टेंट आ गया विशेष, कि इस कुल के पादपों की जड़ों में जड़ ग्रंथिकाएं पाई जाती है, जड़ ग्रंथिकाएं उपस्थित। और देखो, ऐसी जड़ें जिनमें जड़ ग्रंथिकाएं होती हैं उनको अपन ग्रंथिका में मूल कहते हैं। खास बात, इनकी इन जड़ ग्रंथिकाओं में राइजोबियम जीवाणु सहजीवी के रूप में पाया जाता है। आप जानते हो राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को मृदा में नाइट्रेट के रूप में स्थिर कर देता है, जिससे मृदा का उपजाऊपन बढ़ता है। तो यहां पर जड़ों में जड़ ग्रंथिकाएं पाए जाना इनका विशेष लक्षण है। और एक और बात है, इसका मतलब जिस किसी भी खेत में, जिस किसी भी जगह पर अगर अपन मटर कुल के पौधे उगाएंगे तो उनकी उस मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाएगी, और जितने ज्यादा भूमि में नाइट्रेट की मात्रा होती है भूमि उतनी ज्यादा उपजाऊ मान जाती है। तो चूंकि इस कुल के पौधों में जड़ ग्रंथिकाएं उपस्थित होती है,
इस कारण ये मृदा का उपजाऊपन बढ़ा देती है, क्योंकि ये मृदा में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ा देती है। इसलिए इस कुल के पौधों का उपयोग अपन हरी खाद के रूप में करते हैं। खाद इसलिए क्योंकि उपजाऊपन बढ़ा देती है, हरी खाद इसलिए क्योंकि ये पौधे हैं। तो ये इस कुल के पौधों का उपयोग अपन हरी खाद के रूप में करते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि निम्नांकित में से किस कुल के पौधों का उपयोग हरी खाद के रूप में करते हैं? पेपिलियोनोइडी या फाबेसी कुल के पौधों का। एग्जाम्पल भी लिख के दे सकता है, तो अपन एग्जाम्पल आगे पढ़ेंगे तो उनको पहचानना पड़ेगा आपको। तो जड़ में एक विशेष बात है, इंपॉर्टेंट चीज है ये, मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं कि यहां पर जड़ ग्रंथिकाएं पाई जाती है। ठीक है, अभी जड़ के बाद तना। तने का कोई इंपॉर्टेंट लक्षण यहां नहीं है। तना प्राय ऊर्ध्व होता है, कभी कभी दुर्बल हो सकता है, कोई नहीं पूछेगा। प्राय शाकीय होता है, क्योंकि ज्यादातर शाक है, कभी कभी काष्ठीय होता है। प्राय शाखित होता है, कोई नहीं पूछेगा। तने के बाद पत्ती। अब देखो, पत्ती में बहुत सारे लक्षणों का वर्णन करना है आपको, और वो उसी कुल में, उसी ऑर्डर में। जैसे सबसे पहले पत्तियां प्राय अनुपर्णी होती है, याद रखना, द्विबीजी पादपों की पत्तियां प्राय अनुपर्णी होती है। ये देखो, अनुपर्णी, सबसे पहले अनुपर्णी की चर्चा कर ली मैंने। यहां पत्तियां प्राय सैवरंती होती है, ये देखो, आपने दूसरे नंबर पर वृंत की चर्चा कर ली, प्राय सैवरंती। ये भी द्विबीजी पादपों का कुल है, और द्विबीजी पादपों के कुल पादपों में जालिकावत शिराविन्यास रहता है। तो पत्तियों में प्राय जालिकावत शिराविन्यास होता है। बहुत बड़ा कुल है, इसलिए प्राय हर जगह बोल रहा हूं मैं, जालिकावत शिराविन्यास। ये लीजिए, पर्णविन्यास एकांतर होता है। यहां पर एकांतर पर्णविन्यास, आपके सिलेबस में जितने भी फैमिलीज है सब में एकांतर पर्णविन्यास है। एकांतर आपने अब ये क्या होता है ये मैं यहां नहीं बताऊंगा, ये आपने पढ़ रखा है। आपने जब पत्ती पढ़ी थी तो एकांतर पर्णविन्यास पढ़ा था। पत्तियां प्राय संयुक्त होती है, ये देखो संयुक्त, आप जानते हो संयुक्त पत्ती क्या होती है, आपने एग्जाम्पल पढ़ रखा है। और संयुक्त में भी ये पिच्छाकार संयुक्त होती है, और उसमें भी एक पिच्छकी और उसमें भी विषम पिच्छकी। ये आप अगर अपना पत्ती वाला लेसन निकाल के देखोगे तो मैंने पढ़ाया था, एक पिच्छकी, विषम पिच्छकी, पिच्छाकार संयुक्त पर्ण आपके पेपिलियोनोडी उपकुल की विशेषता है। आप जानते हैं पिच्छाकार संयुक्त पर्ण में पर्णफलक के कटान उसकी माध्य शिरा तक होते हैं। कटान अगर एक बार ही है तो वो पत्ती एक पिच्छकी कहलाती है, और अगर उसमें पिच्छकों की संख्या विषम है तो उसमें वो एक पिच्छकी, विषम पिच्छकी, पिच्छाकार संयुक्त पर्ण होते हैं। यहाँ पर ये इसका एक इंपॉर्टेंट करेक्टर लिख दिया मैंने, इंपॉर्टेंट करेक्टर में अलग से मार्क करके लिख रहा हूं। और एक बात है, इसकी जो पत्तियां होती है उसमें पर्णवरंत फूला हुआ होता है, और याद करें फूला हुआ पर्णवरंत पल्विनस या पर्णवरंत तल्प कहलाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट करेक्टर याद करें, आपने लेग्यूम पादपों में पढ़ा था, पर्णवरंत तल्प युक्त पत्तियां होती है इसकी। पल्विनस अंग्रेजी में बोलते हैं पल्विनेट लीफ। पल्विनेट लीफ का मतलब है कि उसका पर्णवरंत फूला हुआ है। ये पत्ती हो गई। एनसीईआरटी में अगर आप चित्र देख रहे हैं तो पहला चित्र इसके कायिक अभिलक्षणों का ही है। उसमें जड़ तो दिखाई नहीं गई है, तना दिखाया गया है, पत्तियां दिखाई गई है। और आप ये भी देख रहे हो कि वो चित्र सारे पाइसम सटाइवम उद्यान मटर के हैं, नीचे लिखा हुआ उन चित्रों के नीचे। अब पहला चित्र देखोगे तो उद्यान मटर की एक खास बात और भी पढ़ी थी आपने, उस चित्र में भी दिखाया गया कि कुछ स्थान पर परतान दिखाए गए हैं। यहां परतान की संख्या है 3 से 5, आपने पढ़ी भी थी उद्यान मटर में, पायसम सटाइवम में, खाने योग्य मटर में एक ही बात है। 3 से 5 अग्रपर्णक परतान में रूपांतरित हो जाते हैं। तो वहां पर वो याद करने की बात ही, संख्या इंपॉर्टेंट है, परतान की चित्र में दिखाई गई है तो 3 है या 5 है। वो केवल उद्यान मटर का करेक्टर है, इसलिए मैंने लिखा नहीं। भाई आप जानते हो उद्यान मटर में 3 से 5 अग्रपर्णक परतान में रूपांतरित हो जाते हैं। ये पत्ती में पढ़ाया था, जिसका वेरिफिकेशन यहाँ पहले चित्र से हो रहा है। ये कायिक अभिलक्षण समाप्त हो गए। अब अपन कायिक अभिलक्षण के बाद यहां पढ़ लेते हैं पुष्पीय अभिलक्षण। और पुष्पीय अभिलक्षण में अपन ने पहले पढ़ लिया अपने को क्या क्या पढ़ना है। अपने को सबसे पहले यहां पर पुष्पीय अभिलक्षण में पुष्पक्रम का प्रकार पढ़ना है, आपको याद करना है, क्योंकि आपने पुष्पक्रम बहुत संक्षिप्त पढ़ा था, एनसीईआरटी में है नहीं, इसे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस याद करना है। तो ये रहा पुष्पक्रम। सबसे पहले इसका पुष्पक्रम होता है एसिमाक्सी, और उसमें भी प्राय एसिमाक्स।
आपने पढ़ा था एसिमाक्षी का मतलब है पुष्पावली वरंत असीमित वर्ती वाला होगा, उस पर पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगेंगे। और एसिमाक्स का मतलब है कि वो पुष्प सहवरंती होंगे, यानी सहवरंती पुष्प अग्राभिसारी क्रम में असीमित लंबाई वाले पुष्पावली वरंत पर लगे, तो ऐसे पुष्पक्रम को एसिमाक्सी एसिमाक्स कह देते हैं। पुष्प, अब देखो पुष्प का वर्णन करना है अगर आपको, तो पहले पुष्प सूत्र आना चाहिए, और मैं आपकी सहायता करने के लिए ये पुष्प सूत्र इधर लिख रहा हूं, बी आर। ये निशान आप लोगों को पहचान में आने चाहिए। अब जिसको ये निशान पहचान में आते हैं वो पुष्प का वर्णन बहुत आराम से कर सकता है, और जिसको अभी तक भी ये निशान पहचान में नहीं आ रहे हैं उसको चाहिए कि वो पहले इन निशानों को सीखे, तभी वो वर्णन कर पाएगा। बहुत आराम से वर्णन करोगे। पुष्प का मतलब सहपत्री, ये देखो लिख, बी आर का मतलब सहपत्री पुष्प होता है। एक व्यास सम्मित पुष्प होता है, ये निशान एक व्यास सम्मित का है, तो ये लक्षण इसका इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिख रहा हूं। अब देखो एक व्यास सममित पुष्प आप जानते हो क्या होता है, जिसको केवल अपन एक ही तल से दो समान अर्धांशों में बांट सके। ये देखो उभयलिंगी पुष्प होता है, इसमें चारों चक्कर दिखाए गए मतलब पूर्ण पुष्प होता है, और प्रत्येक चक्कर में पुष्प पत्रों की संख्या या तो 5 है या 5 की गुणज में, तो पंचतई पुष्प है। नीचे लाइन है, इसका मतलब उधरोवर्ती अंडाशय वाला पुष्प है, और ऐसे पुष्प हाइपोगाइनस होते हैं, तो हाइपोगाइनस पुष्प है। ये देखो हाइपोगाइनस पुष्प, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, एक साल ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आपके कोर्स में 3 फैमिली है, तीनों में हाइपोगाइनस पुष्प है, याद करने का तरीका है। और सहवरंती पुष्प होता है, यानी पुष्प का पूरा वर्णन क्या हो गया, सहपत्री, एक व्यास सम्मित, उभयलिंगी, पूर्ण पुष्प, पंचतई पुष्प, हाइपोगाइनस पुष्प और सहवरंती पुष्प होता है। एक व्यास सम्मित क्यों होता है, इसका कारण आपने पढ़ा था, याद करो, जब आपने कभी पेपिलियोनेसियस दलपुंज पढ़ा था तो बताया था कि मटर कुल के पौधे एक व्यास सममित होते हैं, असरसन, और उसका रीजन है उनमें पेपिलियोनेसियस दलपुंज पाया जाता है। ये एक व्यास सम्मितता यहां पर क्यों है, चूंकि पेपिलियोनेसियस दलपुंज। अब ये क्या होता है, ये पहले पढ़ा चुका हूं मैं और इसी में आगे भी पढ़ाऊंगा। पेपिलियोनेसियस दलपुंज पाया जाता है, इसीलिए ऐसा होता है ये। अब पुष्प के एक एक भाग का वर्णन करेंगे। सबसे पहले बाह्य दलपुंज, जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हो कैलिक्स। अब देखो कुछ बातें आपको सूत्र से पता लग जाएगी और कुछ बातें चित्र से पता लग जाएगी। आपके चित्र बना हुआ है, पुष्प चित्र मैंने चालू कर दिया है बनाना। अगर आप ये चित्र देखेंगे तो ये चित्र पायसम सटाइवम का है, और ये चित्र में आपने कौन कौन से चिन्ह काम में लेने हैं ये आप पहले देख चुके हो। ये मैं वो चिन्ह काम में ले रहा हूं। ये देखो, ये निशान आप जानते हो। अगर मैं इनके अंदर भी लाइनें और लगा दूंगा, ये देखो जोड़ दिया मैंने इनको। ऐसा का ऐसा चित्र आपके एनसीईआरटी में पायसम सटाइवम का चित्र दिया हुआ है, ये पुष्प चित्र, ये लीजिए। ये निशान आपने पढ़ा था, इसमें बाह्य दल का निशान है, ये बाह्य दल का निशान है। ये देख रहे हो, बाह्य दल का निशान है ये। तो वर्णन बहुत आराम से करोगे इसमें। 5 बाह्य दल होते हैं, चित्र में भी दिख रहा है, सूत्र में भी दिख रहा है। ब्रैकेट में नंबर है, इसका मतलब संयुक्त बाह्य दलीय अवस्था होती है। चित्र में भी जुड़े हुए दिख रहे हैं और सूत्र में भी जुड़े हुए दिख रहे हैं। अब विन्यास की बात करेंगे। यहां पर आप देख रहे हो कोई भी बाह्य दल किसी दूसरे बाह्य दल के ऊपर नहीं है, ना ही उससे उसके नीचे, मतलब कोई ढकाढकी नहीं है, कोर स्पर्शी। पर ध्यान देना ये चित्र उद्यान मटर का है, तो उद्यान मटर के नाम से आए तो कोर स्पर्शी है, और अदरवाइज फैमिली के नाम से आए तो कोर छाती है। तो अब बाह्य दलपुंज का विन्यास कोर छाती, फाबेसी कुल में कोर छाती भी होता है और कोर स्पर्शी भी होता है, दोनों होते हैं। कोर स्पर्शी अभी अभी आप चित्र में देख रहे हो, तो ये मटर में बताया मैंने, उद्यान मटर में कोर स्पर्शी। यानी बाह्य दलपुंज में 5 बाह्य दल, संयुक्त बाह्य दलीय अवस्था होती है, विन्यास कोर छाती या मटर में कोर स्पर्शी होता है। यह बाह्य दलपुंज का वर्णन हो गया। दलपुंज
सी, वर्णन आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर 5 दल दिखाई दिए, 1+2+2। आप इसको 2 बार पढ़ चुके हो पीछे। ये 1, ये +2 और ये +2। 5 दल होते हैं। मैं दलपुंज की बात करूं तो 5 दल 3 चक्रों में विन्यासित होते हैं। ये देखिए 3, 5 को मैंने 3 अंक में लिखा है, तो 3 चक्रों में। सबसे बाहरी चक्कर में 1, ये रहा, सबसे बड़ा होता है ये। इसके नीचे 2 पार्श्व दल होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इनके नीचे 2 संयुक्त अग्रदल होते हैं। ये देखो, बाहर वाला पार्श्व है, इसके नीचे वाले बाहर वाला पश्च है, इसके नीचे पार्श्व है, और उनके नीचे अग्रदल होते हैं। अग्रदल संयुक्त होते हैं। आपने पहले भी पढ़ा था, आपके चित्र भी दिखाया गया है। पश्च दल जो सबसे बड़ा होता है वो यहां ध्वजक कहलाता है। पार्श्व दल यहां पर पंख या विंग कहलाते हैं, और अग्रदल यहां पर कील या कार्निया कहलाते हैं। और ऐसा दलपुंज पेपिलियोनेसियस दलपुंज कहलाता है। इंपॉर्टेंट, ये देखिए पेपिलियोनेसियस, तितलियाकार बोलते हैं इसको हिंदी में, तो पेपिलियोनेसियस दलपुंज है यहां पर। और पेपिलियोनेसियस दलपुंज है, इसीलिए इस उपकुल का नाम पेपिलियोनोएडी था, और इसीलिए इसके पुष्प एक व्यास सम्मित थे। ध्यान से, ध्वजीय प्रकार का दल विन्यास होता है, आपने पढ़ा था यहां वैक्जीलम, या यूं बोल दीजिए वैक्जीलेरी प्रकार का दल विन्यास होता है। पढ़ा था आपने कि जब पश्च दल पार्श्व दलों को अतिव्यापित करे और पार्श्व दल अग्र दलों को अतिव्यापित करे, तो उसको अपन ध्वजीय या वैक्जीलेरी प्रकार का दल विन्यास कहते हैं। ये दलपुंज यानी पूरा वर्णन, 5 दल पृथक दली, 5 दल 3 चक्रों में विन्यासित, बाहरी चक्र में 1 सबसे बड़ा, ये वैक्जीलम या ध्वजक कहलाता है। इसके नीचे 2 स्वतंत्र पार्श्व दल होते हैं जो पंख या विंग कहलाते हैं। उनके नीचे 2 संयुक्त अग्रदल होते हैं जो आपस में जुड़कर नोतल जैसी रचना बनाते हैं। इनको कील या कार्निया कहते हैं। ऐसा दलपुंज पेपिलियोनेसियस प्रकार का होता है। यहां दल विन्यास वैक्जीलेरी या अपन कह सकते हैं ध्वजीय प्रकार का होता है। पुमंग, ये रहा पुमंग। ये देखो 10 पुंकेसर होते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, और 10 को 2 टुकड़ों में लिखा है, तो 2 चक्रों में विन्यासित होते हैं। बाहरी चक्कर में 9 होते हैं, आपको दिखाई भी गई है, बाहरी चक्कर में 9 होते हैं, और ये 9 आपस में जुड़े हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हो, इसलिए ये ब्रैकेट में लगे हुए हैं। ये देखो 9 बाहरी चक्कर में, और एक इनसे अलग होता है, ये एक और एक इनसे अलग। तो 10 पुंकेसर होते हैं, 9 पुंकेसर जुड़े हुए होते हैं, एक अलग होता है। पुंकेसरों के पुतंतु जुड़ते हैं, परागकोश अलग है। आपके एनसीईआरटी में चित्र दिखाया गया है, उसमें 9 पुंकेसर जुड़े हुए, काउंट करके देख लो चाहे, और एक अलग है। ध्यान से, डी नंबर चित्र में ऐसा हो रहा है, 9 पुंकेसर जुड़े हुए हैं, एक अलग है। और पुष्पासन पर पुंकेसर 2 समूह में होते हैं, और जब पुष्पासन पर पुंकेसर 2 समूह में होते हैं तो इसको बोलते हैं द्विसंज्ञता। तो यहां पर द्विसंज्ञता पाई जाती है, डाई एडल्फी पाई जाती है। इंपोर्टेंट, परागकोश का निशान देखोगे तो ये डाइथिकस परागकोश होता है, अंतर्मुखी परागकोश होते हैं। यानी 10 पुंकेसर 2 समूह में, द्विसंज्ञता, डाइथिकस परागकोश निशान बता रहा है, और अंतर्मुखी पर पुंकेसर होते हैं। कोई ज्यादा विशेष नहीं है। जायांग, ये रहा जायांग, एक अंडपी जायांग, बिल्कुल। और एक अंडपी जायांग के लिए आप संयुक्तांडपी या वियुक्तांडपी अवस्था को यूज नहीं करते हो, तो जायांग में इतना सा लिखेंगे, एक अंडपी जायांग होता है। नीचे लाइन लगी हुई है, मतलब ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय होता है। बस जायांग की सूत्र से तो ये 2 ही बातें पता लग रही है। बाकी अगर आप चित्र देखोगे तो चित्र में एक ऐसा सा अंडाशय दिखाया गया है आपको, एक कोष्ठकीय अंडाशय होता है, सीमांत बीजांडा न्यास होता है। ये देखो, ये पहली बार नहीं सुना है आपने, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, सीमांत बीजांडा न्यास। अगर आप बीजांडा न्यास के प्रकार को याद करेंगे तो वहां पर भी यही बताया गया था, एक कोष्ठकीय अंडाशय, सीमांत बीजांडा न्यास, कई बीजांड होते हैं। एक चित्र दिखाया गया आपको इसमें ऐसा सा, एनसीईआरटी में ऐसा सा, ये अंडाशय है उसका, उसमें देखो ऐसे अंदर कई बीजांड दिखाए गए हैं। वर्तिका इसकी
मुड़ी हुई होती है, ऐसे दिखाई गई है एक चित्र। मुड़ी हुई वर्तिका, कई बीजांड बताए मैंने, साथ में मुड़ी हुई वर्तिका बताई। ये मुड़ी हुई वर्तिका इसका इंपॉर्टेंट करेक्टर है, मुड़ी हुई वर्तिका। और समुंड वर्तिकाग्र होता है, और इसके ऊपर ऐसे टोपी सा लगा हुआ है एक, ये समुंड वर्तिकाग्र होता है। यानी देखो, एक अंडपिजायांग, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, एक कोष्ठ अंडाशय, कई बीजांड। आप देख रहे हो, वर्तिका सरल मुड़ी हुई होती है, सरल का मतलब है साकित, मुड़ी हुई होती है, और समुंड वर्तिकाग्र होता है, कई बीजांड पाए जाते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट करेक्टर है। ये जायांग खत्म हो गया। तो आपने बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग सबका वर्णन कर दिया, मतलब पुष्प का वर्णन कर दिया। फल, ये याद करना पड़ेगा, फल का प्रकार यहां पर लेग्यूम प्रकार का फल है, तभी तो इसका नाम लेग्यूमिनेसी भी पढ़ा था आपने। प्राय लेग्यूम होता, अपवाद हर जगह होते हैं। बीज, ये द्विबीजी पादपों का कुल है दोस्तों, इसलिए दो बीज पत्तर युक्त बीज होते हैं, दो बीज पत्तर होते हैं। और द्विबीजी पादपों के बीज प्राय अभ्रूणपोषी होते हैं, याद करने की बात है, प्राय अभ्रूणपोषी बीज होते हैं। पुष्प सूत्र, ये बोर्ड पर लिखा हुआ है, आपने देख लिया। और पुष्प चित्र, ये बोर्ड पर बना हुआ है, ये मटर का पुष्प है। ध्यान दे, आप कंफ्यूजन में भी आ सकते हो कि सर आपने बी आर लिखा है, लेकिन आपने ब्रैकेट, होता तो मैं यहां बनाता, पर मैंने बनाया नहीं है। तो ये ध्यान से, ये मटर का पुष्प है, ये चित्र मटर का है। मटर का पुष्प असहपत्री होता है, ध्यान से। मटर के लिए पूछे तो असहपत्री बोलना है, और फाबेसी कुल के लिए पूछे तो सहपत्री बोलना है। तो मटर का असहपत्री होता है। ये लो साहब, ये आपने स्कूल के अधिकांश पौधों का वर्णन कर दिया। अब ये जितने भी लक्षण मैंने बोले हैं, ये किन पादपों पर लागू होते हैं? अब मैं इसको मिटाऊंगा। तो आपको आर्थिक महत्व आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वहां पर पादपों के वानस्पतिक नाम नहीं लिखे हुए, केवल और केवल हिंदी नाम लिखे हुए हैं। तो आप हिंदी पढ़ेंगे और वानस्पतिक नाम आपके पैकेज में लिखे हुए हैं। मैं बोलूंगा क्लास में, देखेंगे आप पैकेज में। आर्थिक महत्व में, जैसे आर्थिक महत्व के नाम से मैं एक तरह से वो उदाहरण ही पढ़ा रहा हूं जिन पर ये सब लक्षण लागू हो जाएंगे। स्कूल के कुछ पौधे दाल के रूप में काम आते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में, दाल देने वाले पौधे, जैसे मटर, पायसम सटाइवम बोटेनिकल नाम, चना, साइसर एरिटीनियम बोटेनिकल नाम, अरहर, केजेनस कजन बोटेनिकल नाम, मूंग, फेसियोलस रेडिएटा बोटेनिकल नाम, सोयाबीन, सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स बोटेनिकल नाम, सेम, डोलिकोज लबलब बोटेनिकल नाम, और भी हो सकते हैं। ये सब दाल देने वाले पौधे हैं। अब मैं बोलूं इन सब में बीजांडान्यास किस प्रकार का होगा, तो आप पहले सोचोगे कि ये पेपिरोनेटी कुल के पौधे हैं, और बीजांडान्यास निकल के आएगा सीमांत। सब सीमांत बीजांडान्यास के प्रकार है, सबका पुष्प हाइपोगाइनस है, सब में एक व्यास सम्मित है, क्योंकि ये इस कुल के पौधे हैं। तो इस कुल के सारे लक्षण इन पर लागू हो जाएंगे। तो देखो कितने जल्दी से आपको एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। अब दाल के बाद में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनसे खाद्य तेल प्राप्त होता है। तेल देने वाले पौधे किस श्रेणी में, दो लिखे हुए हैं आपके, एक तो सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स बोटेनिकल नाम बताया, और एक मूंगफली, एरेकिस हाइपोजिया बोटेनिकल नाम है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनसे अपने को एक्चुअली रेसे मिलते हैं, ये आया हुआ है रेसे वाला, सन ई, क्रोटोलेरिया जुन्सिया उसका बोटेनिकल नाम है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनसे हमको चारा मिलता है, चारा देने वाले पौधे दो लिखे हुए हैं आपके, एक ट्राइफोलियम और एक और लिखा हुआ सेसबीनिया, ये याद करना है। अब इन दोनों के बारे में कोई भी जानकारी पूछे तो आप फाबेसी कुल याद करके वहीं से जानकारी दे दोगे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सजावटी होते हैं, सजावटी, सजावटी पौधों में दो लिखा हुआ है, एक तो ल्यूपिन और एक मीठी मटर। ध्यान देना, मीठी मटर लेथाइरस ओडोरेटस, खाई नहीं जाती है, सजावटी है, ध्यान देना। एक और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनसे रंजक मिलते हैं, रंग निकलता है, नील, इंडिगोफोरिया टिंक्टोरिया, ये इसका बोटेनिकल नाम है। नील पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, पत्तियों से प्राप्त होती है, ये इसकी पत्तियों से नील निकलती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनसे औषधि प्राप्त होती है, औषधि वाला इंपोर्टेंट, मुलेठी, आपके लिखा हुआ है मुलेठी, बोटनिकल नाम ग्लाइसीराइजा ग्लेब्रा, इसका बोटनिकल नाम भी इंपोर्टेंट है, ग्लाइसीराइजा ग्लेब्रा, ग्लेब्रा। मुलेठी काम आती है औषधि के रूप में, इंपोर्टेंट।
और एक अन्य उपयोग में आउट ऑफ एनसीईआरटी जाके पढ़ाऊंगा मैं, चिरमी या रति। बोटनी का नाम इसका होता है अब्रस पिक्रेटोरियस। क्वेश्चन आता है ये क्या काम आता है? पुराने जमाने में सुनार जौहरी जो होते हैं वो सोना तोलने में, सोने को तोलने के लिए चिरमी के बीज काम में लेते थे। इसे चिरमी या रति को अपन जौहरियों के बाट भी कह देते हैं, जौहरियों के बाट, क्योंकि तोल बाट भी वजन तोलने के काम आता है। ये चिरमी के बीज पुराने जमाने में सुनार या जौहरी सोना तोलने में काम में लेते थे। तो ये वो पौधे हो गए जिन पर ये सब लक्षण लागू होते हैं जो मैंने अभी बोले। अब कल को बोलो ल्यूपिन का विजांडान्यास का प्रकार बताओ, तो आपको याद आएगा फाबेसिकुल। फाबेसिकुल का मतलब सीमांत विजांडान्यास, या हाइपोगाइनस पुष्प, या द्विसंज्ञता, या और लक्षण अनुपर्णी पत्तियां। ये सब लक्षण जो मैंने पढ़ा है वो इन सब पौधों पर लागू हो सकते हैं। चित्र आपको देखना ही है, एनसीईआरटी से देख ही रहे होंगे आप, और इसी के साथ ही आपकी फाबेसी फैमिली समाप्त हो गई है। देखो मैंने चित्र सूत्र सब बोर्ड पे लिखा है, लक्षण भी लिखे हैं। इंपॉर्टेंट लक्षण आपको साइड में लिख लेने हैं, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर इंपॉर्टेंट लक्षण ही आता है, पढ़ना सब कुछ है, एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे। ये आपने एक फैमिली सल्टा दी जिसका नाम था फाबेसी। अब हम दूसरी फैमिली लेके आ रहे हैं, इसमें आ जाते हैं दूसरी फैमिली पर, जिसका नाम है आपके सामने सोलेनेसी। ये लीजिए सोलेनेसी, छोटी सी फैमिली है ये। छोटी सी मतलब वर्णन के हिसाब से छोटी है, बाकी वैसे तो घनी बड़ी है। तो अपन पहले पढ़ लेते हैं इसमें सोलेनेसी। ये रहा सोलेनेसी, नाम में राजी खुशी एसी आ रहा है, इसलिए इसके नए नाम की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस कुल के नाम के अंत में एसी आ जाता है, ACEAE, उसको नए नाम की जरूरत नहीं है। सोलेनेसी का नाम सोलेनेसी क्यों है? सोलेनम वंश के कारण। आप देखोगे इसका ये नाम है सोलेनम वंश के कारण। सोलेनम वंश के कारण सोलेनेसी नाम पड़ा हुआ है, जो आप देख सकते हो। अब सोलेनेसी जो है वो भी आवृतबीजी पादपों का तीसरा सबसे बड़ा कुल है, ध्यान देना। ओ सॉरी, तीसरा सबसे बड़ा कुल लेग्यूमिनेसी था, ये भी एक बड़ा कुल है, इसका नंबर नहीं है, शुरू के 3 में नहीं है, बस ये एक बड़ा कुल है सोलेनेसी। ठीक है, इसके अन्य नाम, तीसरा सबसे बड़ा कुल फाबेसी है, सोलेनेसी नहीं है। अन्य नाम, इसमें धतूरा आता है, इसलिए इस कुल को आप धतूरा कुल के नाम से भी जानते हो। आलू आता है, इसलिए इस कुल को आप आलू कुल के नाम से भी जानते हो। अन्य नाम हो गए। स्टार्ट हो गए लक्षणों पर। सबसे पहले वितरण। वितरण मैंने पहले कह दिया कि पूरे एंजियोस्पर्मी पादप वितरण में विश्वव्यापी होते हैं, तो इसका वितरण भी क्या होगा? विश्वव्यापी। ये पूरे विश्व में पाए जाएंगे। देखो पूरे विश्व में 3 तरह के कटिबंध होते हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और समशीतोष्ण कटिबंध, यूं बोल दीजिए। तो ये हर तरह के एरिया में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये होते हैं, उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये होते हैं, हर जगह पर ये है। इसलिए मैंने सिंपल सी बात बोल दी कि इस कुल के पौधे वितरण में विश्वव्यापी होते हैं। अब कायिक अभिलक्षण में सबसे पहले अपन बात करेंगे स्वभाव की। तो स्वभाव के बारे में कोई विशेष है नहीं, आप देख सकते हो। आलू का पौधा आप सबने देख रखा है, या धतूरा का पौधा देखा होगा, उसमें लकड़ी नहीं होती है। इसका मतलब इस कुल के अधिकांश पौधे शाक होते हैं, अधिकांश तो। हाँ, कुछ छूप और वृक्ष भी हो जाते हैं, कुछ झाड़ी भी होते हैं और कुछ वृक्ष भी होते हैं, ज्यादातर शाक होते हैं, कोई खास बात नहीं है। फिर अपन इसके रूट की बात करेंगे। ये भी द्विबीजी पादपों का कुल है, तो इसमें एक्चुअली किस प्रकार का मूल तंत्र होगा? मूसला मूल तंत्र आ जाएगा, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस इस पे लिखा हुआ था इसलिए बोलना पड़ा, मूसला मूल तंत्र। ये आप जानते हो द्विबीजी पादपों में मूसला मूल तंत्र होता है। तना, अब देखो अधिकांश पौधे शाक है, तो तना प्राय शाकीय होता है, कभी कभी काष्ठीय भी होता है। प्राय ऊर्ध्व होता है, मतलब सीधा खड़ा होता है, कभी कभी दुर्बल भी हो सकता है। तने की आकृति बेलनाकार होती है, हर जगह तना बेलनाकार आकृति का ही होता है। प्राय वायवीय होता है। अब एक खास बात है, आलू में तना
भूमिगत होता है और कंद प्रकार का होता है। आपने पढ़ा था आलू में तने का भूमिगत रूपांतरण कंद पाया जाता है, ये खास बात है यहां पर। पत्ती, अगर पत्ती की बात करेंगे तो द्विबीजी पादपों का कुल है, इसलिए पत्तियां प्राय अनुपर्णी होती है। ये देखो, पत्तियां प्राय सैवरंती होती है। ये देखो, द्विबीजी पादपों का कुल है, इसलिए पत्तियों में जालिकावत सीरा विन्यास होता है। कोई नई बात आई नहीं रही है। जालिकावत सीरा विन्यास आपने पढ़ लिया था। पत्तियां प्राय सरल होती है, यहां पर सरल, ध्यान देना। हालांकि एक अपवाद है, टमाटर, वो स्कूल का पौधा है, उसमें पिच्छाकार संयुक्त पर्ण होती है, यानी टमाटर में केवल टमाटर में पिच्छाकार संयुक्त पर्ण, बाकी तो पत्तियां सरल ही होती है इसमें, ध्यान से। अभी सारी बातें आ गई पत्ती की, मैंने एक एक, विशेष कुछ है नहीं पत्ती में यहां पर। अब पुष्पीय अभिलक्षण की बात करोगे, पुष्पीय अभिलक्षण में सबसे पहले पुष्पक्रम की बात करेंगे। पुष्पक्रम की बात कर लेते हैं एक एक में। सबसे पहले यहां किस प्रकार का पुष्पक्रम होगा, प्रकार पूछ रहे हैं, तो यहां सैसीमाक्सी प्रकार का पुष्पक्रम होता है ज्यादातर में, और सैसीमाक्सी आप पढ़ चुके हो। पुष्पक्ष की लंबाई सीमित होगी, पुष्प पर पुष्प, जो पुष्पावली वरंत पर जो पुष्प लगेंगे वो तलाभिसारी क्रम में लगेंगे, अवरंती पुष्प होंगे। कभी कभी एकल पुष्प भी होते हैं, एकल पुष्प, एकल का मतलब गुच्छे में नहीं होते, कभी कभी अकेले होते हैं पुष्प। और देखो, पुष्प का वर्णन करने के लिए दोस्तों आपको पुष्प सूत्र आना चाहिए। मैं इनको बता देता हूं, पुष्प सूत्र याद ही करना पड़ेगा और कस के याद करना पड़ेगा, ताकि अपने को पुष्प का वर्णन करने में जोर नहीं आए। सूत्र और चित्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका पुष्प सूत्र होता है बी आर और ई बी आर, ये मैंने भी याद ही कर रखे हैं, इनका कोई लॉजिक नहीं होता है, ये क्यों हो गए कैसे हो गए, बस ये होता है तो आपको ये याद करना है। ये लीजिए, ये निशान आपने पढ़ रखे हैं। तो यहां से पुष्प का वर्णन, पुष्प सहपत्री या असहपत्री, त्रिज्या सम्मित, उभयलिंगी, चारों चक्कर दिखाई दे रहे हैं तो पूर्ण पुष्प है। 5 या 5 की गुणज में मतलब पंचतई पुष्प, और नीचे लाइन है तो ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय वाला पुष्प, मतलब हाइपोगाइनस पुष्प। यानी पुष्प का वर्णन सहपत्री या असहपत्री, त्रिज्या सम्मित, उभयलिंगी, पूर्ण पुष्प, पंचतई पुष्प, हाइपोगाइनस पुष्प होता है। यहां पर त्रिज्या सम्मित है और हाइपोगाइनस पुष्प है, ये याद रखोगे। त्रिज्या सम्मित पुष्प है और एक है हाइपोगाइनस पुष्प है। आपको मैंने पिछले वाले कुल में भी हाइपोगाइनस बताया था, और यहां पर भी हाइपोगाइनस है। पुष्प, पुष्प का मैं एक एक चक्कर, एक एक भाग का वर्णन करूंगा। सबसे पहले बाह्य दलपुंज दिखाई दे रहा है, कितने बाह्य दलपुंज है, 5 बाह्य दल है। बाह्य दलपुंज में कितने बाह्य दल है, 5। प्रतीक क्या होता है ना उसका, और संयुक्त बाह्य दलीय अवस्था में है। ये इतनी बातें तो आपको सूत्र से पता लग गई, पर उसका विन्यास आपने पढ़ रखा था कि पुष्प सूत्र पुष्पदल विन्यास को नहीं बताता। अगर आपको विन्यास का पता करना है तो आपको चित्र बनाना पड़ेगा। ये चित्र मैंने बना दिया। यहां पर ये एक, ये 5 बाह्य दल, चित्र आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ है। आप देखो, पिटूनिया का डायग्राम बनाया मैंने, ये जो उसने बोल रखा है किसका डायग्राम है, तो अपन ने एक डायग्राम बनाना है अपने को, किसका बनाया इससे कोई मैटर नहीं है। ये मैंने तो इसलिए बोला क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये 5 बाह्य दल, ये देखो, ये एक बाह्य दल, ये दूसरा बाह्य दल, और आप देखो पहला दूसरा जुड़ा हुआ है, ये तीसरा बाह्य दल, ये देखो चौथा बाह्य दल, ये देखो ये 5वां बाह्य दल, ये जुड़े हुए हैं। तो 5 बाह्य दल होते हैं, संयुक्त बाह्य दलीय अवस्था में होते हैं। विन्यास आप देख रहे हो, कोई किसी के ऊपर नीचे नहीं है, कोर स्पर्शी बाह्य दल है। ये बोल लिखने की बात नहीं है, 5 बाह्य दल, संयुक्त बाह्य दलीय अवस्था, कोर स्पर्शी दल विन्यास। अब बाह्य दल का एक इंपॉर्टेंट लक्षण है सोनेसी कुल में, यहां पर चिरस्थायी बाह्य दल पाया जाता है, परसिस्टेंट सेपल, चिरस्थायी बाह्य दल। याद करो क्या क्या होता है, मैंने बताया था, यह ऐसा बाह्य दल होता है जो फल बनने के बाद भी नहीं झड़ता। ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि यहां पर चिरस्थायी बाह्य दल पाया जाता है।
फल बनने के बाद भी बाह्य दल नहीं झड़ता है। दलपुंज की बात कर ले, ये रहा। 5 दल होते हैं, दिखाई दे रहा है, और संयुक्त दलीय अवस्था में होते हैं। ये देखो कोष्टक लगा हुआ है यहां पर दलों की संख्या के साथ, इसलिए संयुक्त दलीय अवस्था में होता है। अब ये 5 कैसे होते हैं, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, देखें मुझसे बन जाए तो। देखें, 1 2, ये एक दल, ये दूसरा दल, ये तीसरा दल, पांच दल होते हैं, संयुक्त दली होते हैं। ये ऊपर सूत्र में भी लिखा हुआ है और यहां चित्र में भी दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये देखिए, चेक कर सकते हैं। 5 दल, 2 नीचे, 2 साइड में, एक ऊपर, मात्र अक्ष की ओर। तो 5 दल होते हैं, संयुक्त दलीय अवस्था में होते हैं, कोर स्पर्शी विन्यास होता है। यहां पर कोई किसी के ऊपर, कोई किसी के नीचे नहीं है, इसलिए दलपुंज में भी कोर स्पर्शी विन्यास होता है। यहां दल कई आकृतियों के होते हैं, ध्यान देना, ये याद करने पड़ेंगे, कई आकृतियों के। यहां नलिकाकार जैसे धतूरा में हो सकता है, ये कीपक, नलिकाकार, सॉरी, नलिकाकार हो सकता है, कीपाकार हो सकता है। कीपाकार होता है धतूरा में, सॉरी, कईयों में नलिकाकार होता है, कईयों में और कोई सी आकृति। दल कई आकृतियों के होते हैं, धतूरा में कीपाकार, मेरे मुंह से नलिकाकार निकल गया था, गलत निकल गया। धतूरे में कौन सा बताया मैंने आपको, याद रखे, धतूरे में कीपाकार आकृति का दलपुंज होता है। ये 5 दल, मतलब 5 दल होते हैं, संयुक्त दलीय अवस्था में होते हैं, विन्यास कोर स्पर्शी होता है। पुमंग की बात करें तो 5 पुंकेसर होते हैं, ये देखो 5 लिखा हुआ है एक के नीचे, और पृथक पुंकेसरी होते हैं, मतलब उनमें ससंजन नहीं होता। आप देख रहे हो, मैंने ससंजन नहीं होता, परंतु ये निशान कह रहा है आसंजन है, मतलब दलग्न पुंकेसर है। दल और पुमंग, यहां पर पुमंग में दलग्न पुंकेसर होते हैं। दल लग्न का मतलब है कि ये पुंकेसर दलों के साथ जुड़े हुए होते हैं, इनमें ससंजन तो नहीं होता पर आसंजन होता है। तो 5 पुंकेसर होते हैं, बिल्कुल। पृथक पुंकेसरी होते हैं, बिल्कुल। ससंजन नहीं होता, बिल्कुल। आसंजन होता है, दलग्न पुंकेसर होते हैं। बाकी आपको यहां से दिखाई दे रहा है डाइथिकस परागकोश है और अंतर्मुखी परागकोश है। जायांग, जायांग इसका पूरा वर्ण इंपोर्टेंट है, जायांग से ही क्वेश्चन आएगा इसका। आ जाते हैं जायांग में। द्विअंडपी जायांग और संयुक्तांडपी जायांग होता है। अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है, दिखाई दे रहा है, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है, नीचे लाइन है इसलिए। अब सबसे बड़ी बात, यहां तिरछा अंडाशय होता है, इंपॉर्टेंट लाइन है। अंडाशय कैसा होता है मैंने आपको, तिरछा, क्वेश्चन आता है। तिरछा अंडाशय किस कुल की विशेषता है, सोलनेसी कुल की विशेषता है। होता क्या है कि इसका पश्च अंडप दाईं तरफ घूम जाता है और अग्र अंडप बाईं तरफ घूम जाता है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे हुए होते हैं, 45 डिग्री के कोण पर घूम जाते हैं पुष्पासन पर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तिरछा अंडाशय, तिरछा पट पाया जाता है, आपको दिखाई दे रहा है पट भी यहां अंडाशय में तिरछा ही है, इसलिए अंडाशय द्विकोष्ठकीय हो जाता है।
फूला हुआ बीजांडासन है, ये जो बीच में मैंने फूली हुई बात बताई है, ये बीजांडासन है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आया हुआ सवाल है। फूला हुआ बीजांडासन, स्वलन प्लेसेंटा होता है यहां पर, फूला हुआ बीजांडासन होता है। इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, स्तंभीय या अक्षीय बीजांडा न्यास पाया जाता है। यह आपने पहली बार नहीं पढ़ा है, या आपने पहले भी पढ़ा था, स्तंभीय या अक्षीय बीजांडा न्यास। याद करो, जब बीजांड अंडाशय के केंद्रीय अक्ष पर लगे हों। कई सारे बीजांड होते हैं यहाँ। वर्तिका सरल होता है, वर्तिकाग्र द्विपालीवत होता है। सरल का मतलब होता है असाकित वर्तिका, द्विपालीवत का मतलब उसमें दो लोब होते हैं, ऐसा सा। अंडाशय का पूरा वर्णन इंपॉर्टेंट है। जायांग मैंने यूं पढ़ाया, द्विअंडपी जायांग, संयुक्त अंडपी जायांग, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, तिरछा अंडाशय, पुष्पासन पर 45 डिग्री के कोण से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा हुआ होता है, तिरछा पट होता है, फूला हुआ बीजांडासन होता है, कई बीजांड होते हैं, सरल वर्तिका होती है, वर्तिकाग्र द्विपालीवत होता है। फल, पुष्प के बाद में फल का वर्णन करते हो। बेरी प्रकार का फल होता है ज्यादातर में, प्राय बेरी। कभी कभी कैप्सूल होता है, जैसे धतूरा में कैप्सूल प्रकार का फल होता है। अब आप मुझे पूछोगे सर ये बेरी क्या होता है, सर ये कैप्सूल क्या होता है, तो इनको लर्न करने हैं। ये डाउट काउंटर पे भी नहीं बताऊंगा, आना नहीं चाहिए ये डाउट सर, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, केवल टर्म है, याद कर लेना। फल के बाद बीज, ये खास है। वैसे ये द्विबीजी पादपों का कुल है तो बीज होने चाहिए थे अभ्रूणपोषी, परंतु यहां बीज कैसे होते हैं, भ्रूणपोषी बीज होते हैं। ये खास बात है, भ्रूणपोषी बीज होते हैं। द्विबीजी होते हुए भी बीज भ्रूणपोषी है। पुष्प सूत्र ये बोर्ड पर लिख दिया मैंने सूत्र, और पुष्प चित्र ये मैंने बना दिया। ये आपका सोलनेसी कुल का वर्णन हो गया। अब इसका आर्थिक महत्व रह गया, मतलब ये लक्षण किन पौधों पर लागू होते हैं। तो जैसे मैं यहां लिखूं, इस कुल के कुछ पौधे खाने योग्य आते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में काम आते हैं, जिसमें आपके लिखा हुआ आलू, सोलेनम ट्यूबेरोसम बोटेनी का नाम है। टमाटर, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, लाइको पर्सिकम लाइको पर्सिकोन, ये इसका बोटेनी का नाम है, याद करना पड़ेगा। लाइकोपीन के कारण इसका रंग लाल होता है, विटामिन सी की अधिकता होती है इसमें। आलू, टमाटर, बैंगन, सोलेनम मेलोनजेना बोटेनी का नाम है, एग प्लांट भी बोलते हैं इसको। ये तीनों खाद्य पदार्थ के रूप में काम आते हैं। मसालों के रूप में एक काम आता है यहां पर मिर्ची, चिली, कैप्सिकम एनूनम, ये इसका बोटेनी का नाम है। औषधीय पौधे दो लिखे हुए, दोनों इंपोर्टेंट है औषधि देने वाले पौधे। एक बेलाडोना, बोटेनी का नाम एट्रोपा बेलाडोना, और एक अश्वगंधा, बहुत इंपॉर्टेंट, अश्वगंधा विदानिया सोमेनिफेरम, ये इसका बोटेनी का नाम है। वैसे औषधि देने वाले में धतूरा भी होता है, डटूरा स्ट्रामोनियम उसका बोटेनी का नाम है। औषधि के बाद में यहां पर सजावटी पौधे, सजावटी में रात की रानी आ जाती है, रात की रानी, सेस्टम नोक्सर्नम उसका बोटेनी का नाम है। और पिटूनिया आ जाता है, ये बोटेनी का नाम है ऑलरेडी, पिटूनिया। ऐसे एक फ्यूमिगेटरी मतलब धुआं देने वाला, और फ्यूमिगेटरी में एक याद रखना तंबाकू, निकोटियाना टोबेकम उसका बोटेनी का नाम है। ये वो पौधे हैं जिन पर मैंने जितने भी लक्षण सोलनेसी के बोले थे वो सब लागू हो जाते हैं। मतलब इन सब के पुष्प हाइपोगाइनस होते हैं, पंचतई पुष्प होते हैं, अक्षय बीजांडा न्यास होता है इन सब में। तो आपको देखो भ्रूणपोषी बीज होते हैं इन सब में। देखो आपको अगर एग्जाम्पल फैमिली से याद रखोगे, करेक्टर फैमिली से याद रखोगे, तो एक लक्षण के कई सारे एग्जाम्पल एक साथ याद होंगे। इसलिए एग्जाम्पल याद करना जरूरी है। आपके हिंदी में ही लिखे हुए एनसीईआरटी में, बोटेनिकल नाम पेकेज में नोट्स में लिखे हुए हैं, जो मैं साथ साथ बोलता जा रहा हूं। ये हो गई आपकी सोलेनेसी फैमिली। तो अब तक हमने इसमें दो कुल पढ़ लिए, एक फाबेसी और एक सोलेनेसी। अब आपकी एनसीईआरटी में एक छोटा सा कुल और दिया हुआ है, लिलिएसी, और एक एक्स्ट्रा कुल है। तो अपन इसके बाद की चर्चा करें, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं लिलिएसी कुल। छोटा सा ही है वैसे। लिलिएसी कुल के साथ में क्रूसीफेरी कुल भी पढ़ाऊंगा। ये दोनों अपन अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में ये दो कुल मैंने पढ़ाए, इनको आप याद रखें। एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, चित्र जरूर देखें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।